नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और आप हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। इन दिनों सियासत का ये अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मागर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। और सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान को लेकर। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा एक बार फिर से कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विवाद हो गया। दरअसल इस दफा सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर बात करते हुए कहा है कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं तो दक्षिण में लोग अफ्रीकी, पश्चिम में लोग अरबी लगते हैं और उत्तर भारतीय गोरे होते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर टिप्पणी की थी और पित्रोदा के उस बयान पर भी खूब विवाद हुआ था। देखिए ये रिपोर्ट। When he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद भारत की विविधता को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिससे सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल पित्रोदा ने कहा है कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। हालांकि पित्रोदा के इस बयान के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता का ये परिभाषा मंजूर नहीं, ये गलत है। सैम पित्रोदा जाने माने व्यक्ति हैं और लाखों लोग दुनिया भर में उनको अपना गुरु, मित्र, मार्गदर्शक मानते हैं। मैं भी उनको कई साल से उनके साथ में काम कर चुका हूँ। वो भारतीय राष्ट्रीय ओवरसीज नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं। जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय उनकी राय है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं हैं। अभी अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। आपको बता दें कि बयान सामने आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में सभा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, शहजादे की फिलोसफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया और गाली दी। लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी एक साथ रहते हैं। यहाँ पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम भारत में रहने वाले अरब जैसे और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। सैम पित्रोदा के इस वीडियो से बवाल मच चुका है। इस नस्लवादी टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। पीएम की तल्ख टिप्पणी के बाद अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, सुधांशु त्रिवेदी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या,
बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और भाजपा मंडी उम्मीदवार कंगना रनौत ने सैम पित्रोदा की इस टिप्पणी पर जमकर हमला बोला है। सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, तो इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। शरद पवार ने जो कहा ऐसे देने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर अब हमारे भारत के पूर्व के जो निवासी हैं उनको चीन के साथ में कहते हैं, उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं, पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं, उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, और ये देश अब स्वीकार नहीं करेगा। देश सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलता है, लेकिन कांग्रेस का घिनौना चेहरा पशुधन स्त्री धन छीनने वाला, आपकी संपत्ति छीनने वाला, और अब आपको जाति के नाम पर नीचा दिखाने वाला सामने आया है। जिसके लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वो नकाब उतर रहा है। आज पुनः एक बार राहुल गांधी जी, जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों ही पहले ही इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा विरासत टैक्स के बाद विवादित हो गए थे। भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना कितना उचित है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है, जहाँ हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि अगर चुनाव के बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया था। पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास $100 करोड़ की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही रोचक कानून है। इसके तहत प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है और आपके जाने के बाद आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। पूरी संपत्ति नहीं बल्कि आधी, जो मुझे सही लगता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद उनके बच्चों को सारी की सारी संपत्ति मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस चर्चा का निचोड़ क्या निकलेगा। हम नई नीतियों और नए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में हो, न कि सिर्फ अमीरों के हित में हो। मालूम हो कि पित्रोदा के इस बयान पर खूब विवाद हुआ था। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. कौन है सैम पित्रोदा? सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। उनकी पहचान टेलीकॉम इन्वेंटर और इंटरप्रेन्योर के तौर पर है। वो लगभग 50 साल से टेलीकॉम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। भारत के उड़ीसा के तिलीलालगढ़ के गुजराती परिवार में 1942 में उनका जन्म हुआ। 7 भाई बहनों में पित्रोदा तीसरे नंबर पर हैं। वडोदरा के महाराजा
सयाजीराव यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स डिग्री ली। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। 1964 में शिकागो से उन्होंने फिजिक्स से मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। वे पढ़ाई पूरी करने के बाद 1965 में टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ गए। 1975 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार किया था। ये उनका पहला पेटेंट था। अपने करियर में उन्होंने कई पेटेंट दाखिल किए। उन्होंने मोबाइल फोन पर बेस्ट ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी दायर किया था। कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। आपको बता दें कि पित्रोदा का परिवार गांधीवाद रहा है। कांग्रेस से उनकी नजदीकियां भी रही हैं। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम पित्रोदा को भारत लौटने को कहा। इंदिरा गांधी के कहने पर वो भारत लौट आए। भारतीय नागरिकता लेने के लिए उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी। वो इसलिए क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत लौटने के बाद 1984 में ही उन्होंने टेलीकॉम पर काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की शुरुआत की। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो पित्रोदा उनके सलाहकार बन गए। 1987 में राजीव गांधी ने उन्हें टेलीकॉम, वाटर, शिक्षा, इम्यूनाइजेशन, डेयरी और ऑयल शीट से जुड़े 6 टेक्नोलॉजी मिशन को हेड नियुक्त किया। भारत की इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में बदलाव करने के लिए उन्होंने राजीव गांधी के साथ मिलकर कई सालों तक काम किया। उनका काम भारत के हर कोने तक डिजिटल टेलीकॉम का विस्तार करना था। अक्टूबर 2009 में उन्हें मनमोहन सिंह का सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को 6 साल पहले सामने लाई थी और जनता से उनका परिचय कराया गया था। हालांकि इसके बाद 2017 के यूपी, 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सामने नहीं किया गया और इस बार के चुनाव में उन्हें जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अब उन पर एक्शन भी ले लिया गया। आखिर बीएसपी चीफ ने अपने भतीजे पर एक्शन क्यों लिया? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बीएसपी की नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर काबिज किए गए आकाश आनंद महज 5 महीने में ही बड़े पदों से रुखसत कर दिए गए। बता दें कि आकाश को बीते वर्ष दिसंबर में लखनऊ में हुए पदाधिकारियों के सम्मेलन में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि उन्होंने आकाश को यूपी और उत्तराखंड से दूर रखने का निर्णय भी लिया था और इसके बावजूद लोकसभा चुनाव आने पर आकाश आनंद ने बसपा की जनसभाओं की शुरुआत नगीना से की और इस जनसभा में उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर सीधा हमला बोला और बाद में बीजेपी पर लगातार हमलावर रहे, जो बसपा नेतृत्व को रास नहीं आया। बसपा सुप्रीमो का ट्वीट। विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी एक मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री काशी राम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि उनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला। अभी जिम्मेदारी मिली और अभी ही जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। बात कर रहे हैं आकाश आनंद की। आकाश आनंद कोई पहचान के मोहताज नहीं है। बहन जी के भतीजे आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के बीच अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया है। बीएसपी चीफ के इस फैसले पर सभी पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी का कहना है कि वो जो चाहती हैं वही होता है। आकाश आनंद जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भाजपा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, इसको लेकर जनता के बीच आक्रोश उत्पन्न हो रहा था और इसी नाते मायावती ने इस बात को
शिद्दत से महसूस किया और आकाश आनंद को पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। वहीं सपा ने आरोप लगाया है कि बसपा और भारतीय जनता पार्टी का घोषित गठबंधन है, जिसको जनता देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ और कई उम्मीदवारों को बदलने का फैसला लिया गया, उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। अखिलेश यादव का ट्वीट। बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे। बता दें कि सीतापुर में भड़काऊ भाषण देना बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद पर भारी पड़ा है। मायावती ने उन्हें दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग कर दिया और इसकी वजह उनका अपरिपक्व होना बताया जा रहा है। बता दें कि आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा के दौरान बीजेपी नेताओं की तुलना आतंकवादियों से की थी। साथ ही उन्होंने उन्हें जूते से मारने की बात भी कही थी। आकाश आनंद के इस भड़काऊ भाषण के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें पार्टी के 3 प्रत्याशियों को भी नामजद किया गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए आकाश आनंद की रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वो दिल्ली में पार्टी समर्थकों, छात्रों, शिक्षकों आदि से संपर्क साधते रहे और विपक्षी ने बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर बयान जारी करके उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से हटाने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने आकाश आनंद के पिता और अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी व मूवमेंट के हित में पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बसपा का नेतृत्व अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे हटने वाला नहीं है। बहरहाल अब सवाल उठता है कि अगर बसपा सुप्रीमो को आकाश अनमिच्योर लग रहे थे तो वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी किस आधार पर दी? क्या परिवारवाद की डगर अपनाकर आकाश को जिम्मेदारी दी गई? सबसे बड़ा सवाल, आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिले काफी समय हो चुका है, फिर ऐन वक्त पर यानी चुनाव के दौरान ही आकाश को पद से क्यों हटाया गया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव या फिर कुछ और? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और अब हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का घमासान तेज है। चुनावी जंग के लिए तैयार कुरुक्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला रोचक है। लंबे वक्त तक कांग्रेस का गढ़ रहे कुरुक्षेत्र में 2014 से बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी से कारोबारी नवीन जिंदल मैदान में है, तो वहीं आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता से बीजेपी का मुकाबला है। देखिए ये रिपोर्ट। ऐतिहासिक रूप से महाभारत के युद्ध के लिए मशहूर हरियाणा का कुरुक्षेत्र अब सियासी जंग के लिए तैयार है। आम चुनाव के छठे चरण में 25 मई को यहां वोटिंग होनी है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कुरुक्षेत्र के अलावा कैथल और यमुनानगर जिले के विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा सीट का हिस्सा हैं। लंबे वक्त से कांग्रेस का गढ़ रहे कुरुक्षेत्र पर 2014 से अब बीजेपी का कब्जा है। कुरुक्षेत्र से 2019 का आम चुनाव बीजेपी के नायाब सिंह सैनी ने जीता था। इस साल की शुरुआत में उन्हें सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया तो उन्होंने सांसद पद छोड़ दिया। इससे पहले 2004 में नवीन जिंदल ने अपने पहले संसदीय चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। 2014 में भी कांग्रेस ने नवीन जिंदल को टिकट दिया और कुरुक्षेत्र की जनता ने भी उनको जीत का आशीर्वाद दिया। बीजेपी ने इस बार कारोबारी नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है। नवीन जिंदल उम्मीदवार बनने से चंद घंटे पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। अब उन्हें तीसरी बार जीत का भरोसा है। लोग जो है आज नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों का एक अटूट विश्वास है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर काम किया है हरियाणा के अंदर, जिस तरह से देश के अंदर काम किया है, बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, तो उन सब चीज़ों को देखकर लोग ये देखते हैं कि किस पार्टी की नीतियाँ अच्छी हैं, किस पार्टी की नीयत अच्छी है, किस पार्टी के हाथों में उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा। नवीन जिंदल का मुकाबला पूर्व राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता से है। विपक्षी गुट इंडिया ने उन्हें टिकट दिया है। गठबंधन के तहत हरियाणा की कुल 10 सीटों में से केवल 1 सीट कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है, जबकि बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है।
सुशील गुप्ता का कहना है कि बीजेपी राज में हरियाणा में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। 9,500 करोड़ रुपए का घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आया कि जिन 50 लोगों की मौत नकली शराब पीने से हुई थी, उन 50 लोगों की मृत्यु के लिए शराब माफिया, एक्साइज विभाग, पुलिस विभाग पर नेताओं की मिलीभगत जिम्मेदार है। इसमें बीजेपी के नेता और उच्च अधिकारी मिलकर इन मौतों के जिम्मेदार हैं, जो 50 मौत हुई है। इस चुनाव में पहली बार वोट देने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। कुछ लड़कियां केंद्र और राज्य सरकार से थोड़ा खफा नजर आ रही हैं। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार की तरफ से कि हमारे जो काम रुके हुए हैं वो जल्दी जल्दी बन जाएं। सर बीजेपी की तरफ तो हमने देख लिया, जो काम बने हुए थे उन्होंने तो वो भी बिगाड़ दिए। जैसे सर पहले आर्मी थी, उन्होंने उनको हटाकर 4 साल की कर दी। अब उनका क्या देखें, केवल 4 साल के लिए ही नौकरी क्यों करें? पूरी जिंदगी निकालनी है सर नौकरी करके। तो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और मैंने जो पढ़े लिखे उनको नौकरी नहीं दे रहे। महिला सुरक्षा में यही है, जैसे यहाँ पे है गुलियाना में बस स्टॉप है, मतलब यहाँ तो बस रुकते नहीं है, जाके सीधी हर एक बस जो किठाना में जाके रुकती है। सरकार कह रही है महिला सुरक्षा की बात की है उन्होंने, महिलाएं सेफ है। नहीं, महिला कोई सेफ नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं तब तो सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा चलते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं लेकिन इतना गौर नहीं करते सफाई की तरफ। अच्छा। हाँ जी। लेकिन इस सरकार का तो नारा ही रहा है वो स्वच्छ भारत। हाँ जी। तो फिर आप इस साइड कमेटी चौक जाओगे, वहाँ पर आप देखोगे आपको स्मेल कितनी आएगी, गंदगी बहुत दिखाई देगी। और उससे आगे जाओगे, जैसे एक पार्क है उसके पास भी बहुत कूड़े के ढेर लग रहे हैं। आज भी आए थे हम, वहाँ पर देखा है हमने, आज भी लग रहे थे, आप देखो जाके। पहली बार वोट डालने जा रही कुछ लड़कियां मोदी सरकार की वापसी चाहती हैं। जो नहीं सीख सकते, मोदी सरकार बहुत कोशिश कर रही है, हो सकेगा तो हमारी हर बेटी पढ़ेगी और हमारे देश का नाम रोशन करेगी। 9.5 साल में क्या देखा आपने सरकार में, क्या अच्छा देखा क्या माड़ा देखा? बहुत चेंजेस आए हैं, मतलब बीजेपी के टाइम्स में, जो हमारे लिए अच्छे भी हैं। गर्ल्स सेफ फील करती भी है, बट कई जगह भी ऐसी है जहाँ गर्ल्स सेफ नहीं है। गर्ल्स कॉलेज आती है बट बसेस वगैरह में उनके कुछ भी ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं जो गर्ल्स सेफ हैं भी हैं और नहीं भी हैं। सिलाई मशीन की योजना, मतलब बहुत सारी योजना ऐसी हैं जिससे लड़कियां कुछ कर सकती हैं। अगर पढ़ भी नहीं रही हैं लड़कियां तो +2 के बाद अपने फॉर्म फिल करके कुछ भी सरकार का जो योजना होती है उसको प्राप्त कर सकती हैं। मैं खुद गांव से हूं तो मैं देखती हूं कि अब तो पहले हमारे गांव में बस बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब ऑटो भी नहीं थे और लड़कियों को इतना पढ़ाना भी अलाउ नहीं करते थे। तो जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार, तो लड़कियों को पढ़ने के लिए भी बहुत सारे परिवारों ने मतलब की सहायता की है। कुरुक्षेत्र समेत हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। एमपी में लोकसभा चुनाव का पारा हाई है और धार लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। धार सीट पर 2014 से बीजेपी का कब्जा रहा है और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट से पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस के आदिवासी नेता राधेश्याम मुवेल भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। क्या है सियासी समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश की धार लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए रिजर्व है। इसमें जिले की 7 और पड़ोस के इंदौर की एक विधानसभा पड़ती है। 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने इस बार यहां से अपने मौजूदा सांसद छत्तर सिंह दरबार को हटा दिया है। उनकी जगह पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर को टिकट दिया गया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के आदिवासी नेता राधेश्याम मुवेल से है। बीजेपी उम्मीदवार को पीएम के नाम और केंद्र की नीतियों के आधार पर जीत का भरोसा है। इस लोकसभा क्षेत्र में महिला वोटर काफी संख्या में है, लिहाजा सावित्री ठाकुर महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी उठा रही हैं। मोदी जी हमारे विश्व के नेता बन चुके हैं और मोदी जी की गारंटी है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो काम किया है, एक तो मैं महिला उम्मीदवार हूँ और दूसरा है कि महिलाओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं
वो खुद दिख रहा है और उसका पूरा श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी को। तो आज नारी वंदन बिल पास करके मोदी जी ने साबित कर दिया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला को एक टिकट दिया है और यहाँ पर 10 लाख मतदाता महिलाएं हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को उम्मीद है कि वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव जीत लेंगे। 2014 में जो मोदी जी मुद्दे लेके आए थे उसमें कभी कोई बात पे उनने पूरे किए नहीं है। मुद्दों की कोई कमी नहीं, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, धार जिला पलायन के लिए मजबूर है, रोजगार गारंटी बंद है, व्यापारी परेशान है, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोग कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं। मोदी जी से पेट भरा गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस लोकसभा क्षेत्र की ज्यादातर विधानसभाओं में कांग्रेस का विधायक है, इससे उसे फायदा मिल सकता है। साथ ही उनका ये भी मानना है कि लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग पैटर्न की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। धार मध्य प्रदेश की ऐसी संसदीय सीट है जो बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। इस संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 में से 5 में कांग्रेस है, 3 में ही बीजेपी है और इनमें से एक विधानसभा सीट महू की है जो वैसे तो इंदौर जिले में आता है, लेकिन संसदीय क्षेत्र इसका धार है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान धार जिले से गुजरते हुए आदिवासियों के बारे में बहुत अच्छी बातें कही थी। विकास के साथ ही धार के वोटर ऐतिहासिक स्थल भोजशाला के विवाद पर भी अटके हुए हैं। हिंदुओं का दावा है कि 13वीं सदी की ये इमारत मंदिर है, वहीं मुसलमान इसे मस्जिद मानते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को भोजशाला का सर्वे करने का आदेश दिया है। 2003 में ASI की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक मंगलवार को हिंदू और शुक्रवार को मुस्लिम यहां प्रार्थना कर सकते हैं। धार में चौथे राउंड में 13 मई को वोटिंग होगी। इसी के साथ चुनावी अखाड़ा में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए K News India।